जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जीके का एक और नया मॉक टेस्ट। और इस प्रश्न में मैं आपको कराऊंगा जीके के 25 प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी की परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। पहला कथन क्या कहता है कि 19वीं सदी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो इसका ये जो है कथन वो सही है, 1815 में आत्मीय सभा बनाई गई थी। ठीक है। दूसरा कथन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटों का नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। तो ये भी आपका सही है। मतलब कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी भाषा में लिखा गया, ये आप ध्यान रखना। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो ये भी आप याद रखना, आर्य समाज की स्थापना कब की गई, तो 1875 में की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित संगठनों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है। पहला है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये 1866 में दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, ये सही है। अभिनव भारत समाज 1904 में बीडी सावरकर ने गठित किया था, ये भी सही है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं, ये भी सही है। स्वराज पार्टी सुभाष चंद्र बोस, ये गलत है। स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई थी। तो ये जरूर आप ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है गदर पार्टी, इसका मुख्यालय आपके एग्जाम में पूछता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था। तो अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को शहर में मुख्यालय है गदर पार्टी का। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है। दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज़ों के द्वारा कैद करके जेल में रख लिए जाते थे उनकी व्यथा के ऊपर ये लिखी गई है, और ये लिखी है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन ए। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों भगवती सिंह, भगत सिंह। तो भगत सिंह की आत्मकथा क्या है, वाई आई एम एन एथीस्ट, वाई आई एम एन एथीस्ट। तो कभी क्वेश्चन आए कि वाई आई एम एन एथीस्ट किसकी रचना है, ये किसकी आत्मकथा है, तो भगत सिंह की है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, किसकी जयंती होती है। तो आप बताएंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है ना, ये विवेकानंद की जयंती होती है, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है, भारत में पाई जाने वाली पहाड़ी या नवीन मिट्टी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये मैं बताना है। तो देखते हैं, यह मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये आपका सही है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। आपको बताना कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, ये आपको बताना है। अच्छा, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, गलत है। पहाड़ पर या वन की जो मिट्टी होती है ना, उसमें ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यही कथन आपका गलत है। दूसरा क्या है कि पहाड़ी मिट्टी अम्लीय होती है, ये सही है। पहाड़ी मिट्टी चाय, कॉफ़ी और मसालों की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि पहाड़ी या बनिया मिट्टी में जो होती है ये ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो ये गलत है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों मिट्टियों की बात चल रही है तो आप याद रखना, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है, विश्व मृदा दिवस। और मैं आपको बता दूं, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वह जलोढ़ मिट्टी। कभी आपके एग्जाम में आए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, असम और पश्चिम बंगाल में धान की खेती साल में 3 बार की जाती है, इसमें 3 किस्मों के नाम क्या हैं। तो दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जो धान की खेती होती है ना, उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, तो ओस कहा जाता है, ओस, अमन और बोरो। सही जवाब है आपका ऑप्शन वी, अमन, सॉरी ओस, अमन और
बोरो, ध्यान रखना आपसे पूछा जाता है। अमन जो होती है वो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु। और बोरो जो होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। क्लियर, याद रखना आपसे पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आया कि भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कटक में है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। अगला प्रश्न, नदियों के उद्गम और तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ये कथन सही है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। मतलब दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2, ठीक है, याद रखना। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्लियर, याद रखना आपसे पूछा जाता है, तिब्बत के क्षेत्र में है ये। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ना अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है, एक पर्वत श्रृंखला को चीर के, जिसका नाम नमचा बरवा, नमचा बरवा को क्रॉस करती हुई ये यू आकार की घाटी में भारत में आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, कौन सा, माजुली। तो माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है, तो जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर, याद रखना आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। यहाँ पे गंगा की मैं बात करूँ तो गंगा उत्तरकाशी जिले से निकलती है, उत्तरकाशी, और स्थान है आपका गोमुख, गोमुख से निकलती है गंगा, ठीक है, गंगोत्री के समीप है ये, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है और गोमुख से निकलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें दोनों कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के राज्य और उनकी सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, याद रखना त्रिपुरा का एक डांस बड़ा फेमस है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, और वो है आपका होजागिरी डांस। तो होजागिरी डांस कहाँ किया जाता है, तो त्रिपुरा का नृत्य है, याद रखना। और त्रिपुरा में एक त्यौहार और मनाया जाता है, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा, ये 14 देवी देवताओं की इसमें पूजा होती है, तो ये आप ध्यान रखना, पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में है, तो मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है, और ये भारत और चीन के बीच स्थित है, याद रखना, भारत चीन। चीन की मुद्रा आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो रेनमिनबी इसकी मुद्रा है। और चीन जो है ना, ये दुनिया का पहला देश था जिसने कागज़ का आविष्कार किया था, तो कागज़ का आविष्कार करने वाला पहला देश चीन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्यों का गठन या सीमा परिवर्तन बनाए गए कानूनों को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4(2) में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 2 यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और अनुच्छेद 3 नए राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन के तहत जो कानून बनेगा उसके लिए साधारण विधेयक, साधारण बहुमत चाहिए होता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, मूल कर्तव्यों की मैं बात करूं तो ये सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से बोरो किए हैं, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति आपका सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया था, भाग 4A, भाग 4A, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, 1947 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो 1974 में भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था उसका नाम था इस्माइलिंग बुद्ध, और भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे बीबी गिरी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बीबी गिरी। और मैं आपको बता दूं ये परीक्षण जो हुआ था ना, ये 18 मई 1974 को हुआ था राजस्थान के पोखरण में, और इसका कोड नाम था इस्माइलिंग बुद्ध। अगला प्रश्न, बाजार में कुल मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले बजटीय या नीतिगत हस्तक्षेप को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, देखो समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है कि बाजार में रोजगार, मूल्य स्थिरता या आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति अपनाई जाती है, ठीक है, जिसको स्थिरीकरण कहा जाता है, तो वो होता है स्टेबलाइजेशन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, आर्थिक सुधारों के संदर्भ में लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण शब्द का सटीक अर्थ क्या है, दोस्तों आपको पता है कि भारत में एलपीजी रिफॉर्म आए थे 1991 में, है ना, जिसको उदारीकरण की नीति कहा जाता था। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब है
कि जो प्रतिबंध लगे होते हैं उनको आप सॉफ्ट कर दो, प्रतिबंधों को हटा दो। तो आर्थिक गतिविधियों पर से सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना या समाप्त करना, ये लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिना किसी कोलेटरल के बैंकों को रात भर की अतिरिक्त तरलता या लोन देने की सुविधा क्या कहलाती है? दोस्तों, जब आरबीआई बैंकों से बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सुरक्षा के बैंकों को रात भर के लिए लोन दे दे, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ इसको कहा जाता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, अधिनियम आया था 1934 में। और आरबीआई की जब स्थापना हुई तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो था आपका कलकत्ता में। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना जो हुई वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी, हिल्टन यंग आयोग। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध संगीतज्ञ और मोहन बीड़ा के आविष्कारक पंडित बिस्व मोहन भट्ट को किस वर्ष ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो दोस्तों, पंडित जो बिस्व मोहन भट्ट हैं उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था 1994 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 1994। क्लियर, याद रखना। और ग्रैमी अवार्ड जो होता है ना, ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, संगई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो संगई मणिपुर का त्यौहार है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का एक त्यौहार और है, वो आपका है लाई हरोबा। तो लाई हरोबा त्यौहार ये भी आपका मणिपुर का त्यौहार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है और इसमें किस प्रकार के भावों की प्रधानता होती है? कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें कौन से भावों की प्रधानता होती है, तो आप बताएंगे केरल का नृत्य, इसमें वीर रस या रौद्र रस की प्रधानता होती है। ठीक है, वीर रस या रौद्र रस। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है कई बार। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केरल की मैं बात करूँ तो केरल में कथकली के अलावा कैकोटिट कली, मरगम कली, पुली कली, कोल कली, है ना, चविट्टी कली, थिरुवथिरा कली का मतलब कली वाले जितने डांस है वो केरल में होते हैं। और केरल का एक डांस और बड़ा फेमस है, मुड़ियट्टू। मुड़ियट्टू कहाँ का डांस है? तो केरल का। एक और आप याद है, थय्यम। थय्यम कहाँ का नृत्य है? तो वो भी केरल का है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में कौन सी दौड़ जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया? ये करंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, गुलबीर सिंह। अगले प्रश्न की बात करते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो आप सभी जानते हैं, कई बार पढ़ा है, डेविस कप लॉन टेनिस के लिए होता है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय लंदन में है, ये आप ध्यान रखना। और टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? वह है विंबलडन। तो विंबलडन लंदन में खेला जाता है, ये टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता मानी जाती है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, केंद्रीय कहा गया, केंद्रीय भारत की कौन सी स्थानिक उल्लू प्रजाति है जिसे 2018 में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया था? तो कौन सा है? वो आपका बर्फीला उल्लू। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बर्फीला उल्लू। सॉरी, बर्फीला उल्लू गलत होगा, ये गलत है। ये आपका लॉन्ग अर्न आउल, यानी कि कान वाला उल्लू। ठीक है, याद रखना, कान वाला उल्लू आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। और आईयूसीएन जो है ना, ये रेड लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें लुप्त प्राय जीव जंतुओं और वनस्पतियों का डाटा रखा जाता है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दावली में अत्यधिक तेज गति वाली वह कौन सी अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तीव्र गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, जो मुख्य मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी क्या? रैम। रैम और जो सीपीयू है, इन दोनों के बीच एक बफर का काम करती है, रैम और सीपीयू के बीच होती है। ठीक है, ध्यान रखना। यह बार बार उपयोग होने वाले डाटा को स्टोर कर लेती है और कंप्यूटर की गति बढ़ा लेती है, कैश मेमोरी। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था? तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? सही आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम शब्द की अगर बात करें वो है एजी टेंसले। एजी टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, इकोसिस्टम। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार हालिया नियुक्तियों के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके ज्ञानेश कुमार। इन ऑप्शन के अनुसार थोड़ा अलग ऑप्शन है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ध्यान रखना, ज्ञानेश कुमार वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लोल आदमी एकदम बकलोल, ठीक है, भ्रष्ट, इससे ज़्यादा बेईमान आदमी कोई नहीं है भारत में। ठीक है, ध्यान रखना इसका पागल का नाम, ये दिमाग से थोड़ा मेंटल टाइप है। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में अनुसूचित जाति वर्गीकरण आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम 2025 को जो सबसे पहले लागू किया था वो था तेलंगाना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, तेलंगाना। तेलंगाना भारत का राज्य बना था 2 जून 2014 को, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, तेलंगाना का एक डांस बड़ा फेमस है, तेलंगाना का डांस है आपका, अभी याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ, ऐसी है, शिव के ऊपर है वो, चलिए याद आएगा तो कभी फिर बताऊंगा। तो तेलंगाना के बारे में याद रखना। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है कंबल टाइगर रिजर्व और एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो दोनों आप ध्यान रखना, कंबल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो वो तेलंगाना में। क्लियर? तो ये था आज का मॉक टेस्ट, 25 प्रश्नों का अभ्यास मैंने आपको कराया है। आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।